जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कंप्लीट पॉलिटी विद बेस्ट क्वेश्चंस एंड एक्टिव रिकॉल। ठीक है, एक्टिव रिकॉल का क्या मतलब होगा, हम लोग इसमें बेस्ट तरीके से जो भी हमारे पीवाईक्यूज होंगे उन्हें रिलेट करेंगे और जो अदर क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, उनको भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हिट करेंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक से नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के लिए एक एडवाइस है, आप लोग एक कॉपी लेकर बैठो। जैसे जो चीजें मैं रिकॉल करने के लिए बोलूंगा आप लोगों को अपनी कॉपी पे रिकॉल करनी है, उन्हें लिखना है मेरे लिखने से पहले, है ना। और बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं आपको होमवर्क दूंगा कि इसका आंसर बताना, इसका आंसर बताना। तो उन चीजों के आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या अपनी कॉपी पे लिख के मुझे फोटो भेज सकते हो आप टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है हमारा शेड्यूल, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है, आपको मैं बता देता हूं। TARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, अब टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम का क्या मतलब है। सबसे पहले टी जो टेरिटरी से रिलेटेड होगा, ई हमारा ओथ एंड अफर्मेशन, सॉरी अलाउंस वगैरह से, सैलरी से, अलाउंस एंड सैलरी। फिर ए हमारा ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ वगैरह से रिलेटेड होगा जितना भी। और आर से राज्यसभा, जो सीट एलोकेशन होगा। एस शेड्यूल एरियाज, जो शेड्यूल ट्राइबल एरियाज होते हैं किस किस स्टेट्स में हमारे ट्राइब से रिलेटेड है। ओ एफ, ऑफ में क्या है, अदर शेड्यूल एरियाज, है ना, अदर शेड्यूल ट्राइबल एरियाज। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, MMTA। ठीक है, अभी MMTA क्या फुल फॉर्म मुझे बताओगे, कौन कौन से स्टेट्स हैं हमारे 6 शेड्यूल के अंदर। ये 6 शेड्यूल है। अब उसके बाद और रिकॉल करते हैं, एफ से क्या होगा, एफ से होंगे हमारे अदर जो लिस्ट बटी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन किस लिस्ट पे लॉ बना सकता है उससे रिलेटेड जो 3 लिस्ट है। ठीक है, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब आप लोग बताओगे कि किस किस में कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये आप लोग अपनी कमेंट कॉपी में लिखो या मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, अब आता है 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल हमारा रिलेटेड है लैंग्वेजेस से। 9th शेड्यूल जो लॉस को जुडिशियल रिव्यू से बचाता है। ठीक है, 10th हमारा एंटी डिफेक्शन, अगर आप लोग पार्टी छोड़ोगे तो आप लोगों को कैसे पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। तो 10th डी हो गया हमारा डिफेक्शन, पी पंचायत और एम म्यूनिसिपैलिटीज, ये 11th हो गया और ये 12th। 10th हो गया हमारा एंटी डिफेक्शन, एल हो गया मतलब जो लैंग्वेजेस से रिलेटेड, वो सॉरी एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड 9, और 8th हो गया हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड। और जो 7th है हमारा ये है और लिस्ट से रिलेटेड। कितनी लिस्ट में हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड कर रखा है, जिसपे स्टेट, यूनियन और कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो यूनियन टेरिटरीज है वो लॉ बनाएंगी। ठीक है, तो अब लिखो, अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है 7th मैंने क्या बताया, जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन फर्स्ट से मिल जाएगा, सॉरी 7th है हमारा लिस्ट से रिलेटेड। देखो 7th दे रखा है ना मैंने यहाँ, 7th है लिस्ट से रिलेटेड। तो लेजिस्लेटिव पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। तो थर्ड होते ही हम लोग इन ऑप्शंस को डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास 2 बचे, 8th का लैंग्वेजेस, ठीक है, 9th और जो वैलिडिटी बचाता है कॉन्स्टिट्यूशन 10th एंटी डिफेक्शन। ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा प्रीएम्बल से रिलेटेड। अब प्रीएम्बल से रिलेटेड आप लोगों को क्या क्या चीजें याद करनी है। सबसे पहले बताओ कि प्रीएम्बल में जो डेट डली हुई है, प्रीएम्बल कब हुआ था, 26 नवंबर 2000, ओ सॉरी 26 नवंबर 1940 1950। ठीक है, ये है हमारी जो प्रीएम्बल के अंदर डेट पड़ी हुई है। उसके बाद प्रीएम्बल में जो ऑर्डर है वर्ड्स का, सबसे पहले क्या ऑर्डर होगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और ये ऑर्डर है जो आप लोगों को याद रखना है, और एग्जैक्टली ये ऑर्डर आपको CDS 2025 में पूछा गया था। ठीक है, किसमें क्या है। अब एक बात बताओ, प्रीएम्बल में अमेंडमेंट कब हुआ था, 42nd अमेंडमेंट से हमारा प्रीएम्बल अमेंड हुआ है। अब प्रीएम्बल में कौन कौन से वर्ड अमेंड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और फेटर्निटी। ये कौन से
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुए 42nd। अब आप लोगों को ये बात रखनी है, इसका मतलब क्या है कि प्रियम्बल हमारा एक बार अमेंड हुआ है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रियम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है, एक बार अमेंड हुआ है। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्डर क्या है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो मैंने बताया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखो सोवरेन सी, सोशलिस्ट ए और डी और बी। ठीक है, अब बताओ इसके अलावा कोई दिक्कत? चलो एक और चीज बताओ, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं? चलो इससे रिलेटेड 3 केसेस हुए हैं। तो पहला बेरुवारी केस, दूसरा केशवानंद भारती केस, बहुत फेमस केस है, आप लोगों को पता होना चाहिए, और तीसरा LIC केस ऑफ इंडिया। LIC केस लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मुझे बताओ किस किस केस में प्रियम्बल को पार्ट बताया गया था और किस में नहीं बताया गया था। सबसे पहले हम लोग बेरुवारी से करेंगे। इसमें बोला था प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और केशवानंद भारती केस में क्या बोला, यस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और LIC केस में भी ये चीज को रीअफर्म कर गया कि हाँ प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, देखो अब आप लोगों का प्रियम्बल ऑलमोस्ट रिवाइज हो गया, इससे बाहर क्वेश्चन आना बहुत लोग मतलब मोस्ट अनलाइकली है, इस चीज से ही रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आप लोगों के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ऐसे ही हम पूरी क्वालिटी को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, राइट टू इक्वलिटी। आप लोगों को पता होना चाहिए राइट टू इक्वलिटी जो होते हैं हमारे वो 14 से 19 तक होते हैं। ठीक है, अब इसमें बताओ आप लोगों को कौन कौन से दिख रहे हैं 14 से 19? तो 2, 3 और 4। अच्छा 12 में क्या है बताओ, 13 और 12 में क्या है, 13 में क्या है, ये चीज आप लोगों को मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, अच्छा रिवाइज कर लेते थोड़ा। 14 क्या है, रूल ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इस चीज से रिलेटेड जो बताता है। ठीक है, 15 में क्या है, इक्वलिटी। अब 16 में क्या है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इक्वलिटी होनी चाहिए, किसी को आप भेदभाव नहीं करोगे नौकरी देने में। 17 अनटचेबिलिटी। ठीक है, 18 टाइटल, 19 जितने भी हमारे फ्रीडम स्पीच और ये कलेक्शन मतलब गैदरिंग होने वाला, राइट टू ट्रेवल, राइट टू रिसाइड और राइट टू प्रोफेशन। अब ये 5 हो गए, आप लोग 5 को एक सीक्वेंस ऑर्डर में मुझे दोबारा रिकॉल करके बताओगे। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के लिए, ये बताओ कि आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर किन किन ग्राउंड पर, एक मिनट, फ्रीडम ऑफ स्पीच में किस किस ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं? क्या फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये सैक्रोसेंट हैं? ठीक है, क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है? तो मैं बताता हूं फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, बट हमारा बेसिक स्ट्रक्चर को हम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं अपना 4th क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो यहाँ क्या दिख गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब एक बात बताओ, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दे रखा है, आपको पता होना चाहिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन से होते हैं, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। इसमें कौन सा आता है, बेगार वाला, कि हमें कोई फोर्स लेबर नहीं कराएगा। और 24 में क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हार्मफुल इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन नहीं मान सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, अंडर 14, उसको जो प्रोहिबिट करता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें मेरे को आर्टिकल लिखो सारे, ये प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग और ह्यूमन, ये किस आर्टिकल में आएगा? फोर्स लेबर मैंने अभी बताया, फोर्स लेबर और बेगार वाला सिस्टम जो आया हमारे 23 में, ये 23 आर्टिकल है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अच्छा अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में आता है? 17 में। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये कौन सा आर्टिकल है? 29। ठीक है, अब ये क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये कौन सा आर्टिकल हो गया? 24। अब मैंने बताया था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 2 आर्टिकल्स हैं बस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 23 एंड 24। तो 23 एंड 24 कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
अच्छा, अब एक बात और बताओ, अगर अनटचेबिलिटी पर अनटचेबिलिटी जो है क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है? बताओ, अनटचेबिलिटी क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है? ये लोग, आप लोग मुझे एक क्वेश्चन बताओगे। दूसरा, क्या अनटचेबिलिटी स्टेट को प्रोहिबिट करता है या इंडिविजुअल को प्रोहिबिट करता है? ठीक है, अनटचेबिलिटी राइट अगेन जो अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है वो किसके, प्राइवेट इंडिविजुअल को करता है या स्टेट को करता है? ठीक है, ये चीज भी आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी हमारा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ठीक है, अब सबसे पहले बात मैं आपको बताता हूं, जैसे ही हमारा राइट टू प्रॉपर्टी पहले किसका पार्ट था? राइट टू प्रॉपर्टी हमारा पहला था आर्टिकल 19 का पार्ट। फिर उन्होंने कहा कि यार राइट टू प्रॉपर्टी पे बहुत झगड़ा हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कि हम लोग इसको फंडामेंटल राइट से बाहर निकाल देते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 के अंदर भी था। उन्होंने कहा कि यार इसको फंडामेंटल राइट से बाहर निकालो, बहुत लड़ाइयाँ हो रही है इस चीज़ के पीछे और हमें बहुत दिक्कत हो रही है लैंड एक्विजिशन के लिए। किसको? गवर्नमेंट को। तो उन्होंने कहा कि उसको फंडामेंटल राइट से निकाल के आर्टिकल 300 के अंदर डाल दो। आर्टिकल 300 ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले तो फंडामेंटल राइट था, अब उसे हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों नहीं है? अब फंडामेंटल राइट नहीं है तो इससे क्या फायदा होगा? गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? वो आर्टिकल 32 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं मांग सकता। ठीक है, मतलब उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है। पहले फंडामेंटल राइट को आप किसी भी इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट को हेम्पर नहीं कर सकते। अब वो फंडामेंटल राइट रहा ही नहीं तो आप लोग उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। ठीक है, मतलब स्टेट एक्सप्लॉइट कर पाएगा। तो अब यहाँ लिखा हुआ आर्टिकल 301, मैंने क्या बताया? आर्टिकल 300 के अंदर हमने राइट टू प्रॉपर्टी को डाला था। पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत होती है, आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। मैं आपको सिखा भी रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन तक कैसे पहुंचना है। अब इन्होंने बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी को हमने लीगल राइट बोल दिया बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। या क्या ये बिल्कुल बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अब इसमें 300A में डाल दिया गया और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड ड्यूरिंग द कांग्रेस पीरियड। ये भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया आपको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकालकर आर्टिकल 300A में डाल दिया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, है ना। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। आप लोग जाके अच्छी तरह हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो क्विज फॉर्मेट में। अब हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, ये है किससे रिलेटेड? आर्टिकल 18 से रिलेटेड। ठीक है, आर्टिकल 18 किससे रिलेटेड है? टाइटल से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब आर्टिकल रिलेटेड जो है, तो भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड आर द टाइटल अंडर द आर्टिकल 18(1)(a). तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि भारत रत्न और पद्म अवार्ड वगैरह जो हैं ये हमारे टाइटल के अंदर नहीं आते। ये एक्सीलेंस को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है, इसलिए हम लोग उसको टाइटल्स के अंदर कंसीडर नहीं करते। तो पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, आप लोग पहले ध्यान से देखो। ठीक है, दूसरा, पद्म अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954। ये बात तो सही है। वर सस्पेंडेड ओनली वंस? नहीं, 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। द नंबर ऑफ भारत रत्न वर रिस्ट्रिक्टेड टू द 5 इन पर्टिकुलर? नहीं, 3 है इसमें। ठीक है, तो हमारा 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे और आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बस इसमें मैं बताना चाहता हूँ ये पीवाईक्यू और ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला। इसमें रिकॉल करने का इतना ज्यादा है नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग डीपीएसपी पे। अब हम डीपीएसपी, सबसे पहले क्या ये जस्टिएबल है? कि आप लोग कोर्ट के पास जाओगे और कहोगे कि भाई हमारी डीपीएसपी वायलेट हो रही है, क्या इस पे कोर्ट कुछ कर पाएगा? नहीं। तो जो हमारा डीपीएसपी है वो जस्टिएबल नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। डीपीएसपी को और क्या कहा जाता है? डीपीएसपी को और क्या बोला जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये कहां से आया था?
1935, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने डीपीएसपी को डालने की कोशिश करी। इसका फंक्शन क्या रहता है? इसका फंक्शन रहता है कि गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करना कि आप लोगों को कैसे अच्छे लॉज बनाने हैं जो कि सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने में मदद करेंगे। इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, है ना। तो अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। पहले ही बता दिया कि दे आर नॉट जस्टिएबल, सो दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। दे शैल बी, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला गलत और दूसरा सही। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे। अ प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेकिंग स्टेट लॉज। बिल्कुल सही बात है, हम लोग स्टेट्स को बता रहे हैं कि आपको कैसे अच्छे कानून बनाने हैं जो कि नॉर्मल जनता को बेनिफिट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो और इसमें थोड़ी और चीजें और रिवाइज करते हैं, ठीक है। चार केसेस हैं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के कंफ्लिक्ट से रिलेटेड। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, चारों को रिकॉल करो, ठीक है। केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया था, मिनर्वा मिल केस में क्या आ गया था, और गोलकनाथ केस में क्या बोला गया था, ठीक है। क्या आर्टिकल 39A और बी वो फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल राइट 14 से ऊपर निकल जाएंगे, और 19, 14 एंड 19 से किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। लास्ट ये मिनर्वा मेल केस में किसको बेनिफिट दिया गया था, बेनिफिट ऑफ डाउट, जो मतलब प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप रिकॉल करोगे। और डीपीएसपी में कोई अमेंडमेंट हुआ है? हाँ, डीपीएसपी में आर्टिकल 42, 44, 86 और 97 चार बार अमेंडमेंट हो चुका है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कितनी डीपीएसपी डाली गई थी? इसमें 4 डीपीएसपी डाली गई थी, इसमें एक, और इसमें भी एक राइट टू एजुकेशन, और इसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसमें भी एक, ठीक है। तो आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे कितनी डीपीएसपी होगी? 4। इसमें कौन से थे? इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं, इसमें फ्री लीगल एड, इसमें फ्री लीगल एड इन्वायरमेंट, और इसमें हमारा एजुकेशन, और 97 में कोऑपरेटिव्स, ठीक है। ये 4 बार हमारा अमेंडमेंट हो चुका है डीपीएसपी के अंदर, और 4 चीजें एड ऑन हुई हैं, ठीक है। गोलकनाथ केस करना रिवाइज, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, और किसमें किसको प्रायोरिटी दी गई, क्या डीपीएसपी प्रायोरिटी है या फंडामेंटल राइट प्रायोरिटी है, ठीक है। कौन फंडामेंटल राइट्स किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? तो इस चीज़ को मैं बता देता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स जो अगर आर्टिकल 14 और 19 है, उस टाइम पे अगर हम 39A और बी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग प्रायोरिटी देंगे 39A और बी को, मतलब डीपीएसपी को हम प्रायोरिटी देंगे ओवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चलो अब हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन अच्छा है, सारी चीजें इसमें रिकॉल हो जाएंगी। डीपीएसपी क्या है ना, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा इनमें से डीपीएसपी का पार्ट है? इंडिया डेट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये किस में दे रखा है? ये हमारा यूनियन वाले के क्वेश्चन में दे रखा होगा, मतलब डी का हमारा 2 हो गया, तो डी का 2 होते ही हमारे पास आंसर हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग कर लो, अबोलिशन ऑफ टाइटल किसमें दे रखा है? फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, अभी बताया हम लोगों ने। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, ये हमारे डीपीएसपी हो गया। अब मैं आप लोगों को एक बार कहूंगा, प्लीज सारी डीपीएसपी जाके एक बार पढ़ लो, है ना, आपके नोट्स में हो या लक्ष्मीकांत के थ्रू आप लोग सारी डीपीएसपी एक बार रिवाइज कर लो। आप लोग बोल रहे हो कि अच्छा भैया मुझे तो सारी डीपीएसपी याद है, तो डीपीएसपी 44 बताओ, 49 बताओ, और 51 बताओ, ठीक है। और इसमें सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कौन सी डीपीएसपी बोलती है? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। ये आप लोग मुझे बताओगे कि किस डीपीएसपी के अंदर ये चीजें बोली गई हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग आर एडेड टू द डीपीएसपी बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारी 4 डीपीएसपी ऐड हो रखी हैं। पहला फ्री लीगल एड, ठीक है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है।
यार एक मिनट ये सर्वर दिक्कत कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग दोबारा शुरू करते हैं। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू चार डीपीएसपी हमारी एड ऑन हुई थी, डीपीएसपी 4 हुई थी। तो पहला था सिक्योर्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ ए हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, सिक्योर्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, देखो है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जिससे ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। दूसरा प्री लीगल एड, तीसरा जो रिलेटेड थी वो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये हमारा हो गया, ठीक है। और फोर्थ है हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो 4 डीपीएसपी है, आप लोग रिकॉल करने की कोशिश करना। तो मैं बता देता हूँ नंबर 39F जो ऐड हुआ था, उसके अलावा 39A और उसके अलावा 43A, ये मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वाला हो गया, और 48A ये हमारा इन्वायरमेंट वाला हो गया। ये 4 हो गए, इसको आप रिवाइज करना और एक बार में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी डीपीएसपी ऐड ऑन हुई है, ठीक है। मैंने बोला आपको कि यार एक बार डीपीएसपी बुक से रिवाइज कर लो, उसका क्या बेनिफिट होगा, इस तरीके के जो क्वेश्चन आ रहे होंगे उन्हें आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीपीएसपी, देखो अनटचेबिलिटी हमने पढ़ लिया था फंडामेंटल राइट्स के अंदर, सॉरी, ये था आर्टिकल 17। अब द स्टेट शेल नॉट डिनाई इक्वलिटी टू एनी पर्सन बिफोर द लॉ, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। बताना कौन सा फंडामेंटल राइट है। द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द एनवायरमेंट, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कौन सा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये आर्टिकल हमारा 15 हो गया। अब आप लोग मुझे बताओगे कि आर्टिकल सेकंड, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है कौन सा फंडामेंटल राइट है और कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। तो हमारे पास अब 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को रिवाइज करना है, ठीक है। अब आगे हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, हर चैप्टर से मैंने क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है। सबसे पहले बताओ क्या फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थी, इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थी नहीं, ठीक है। कौन से फंडामेंटल राइट, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये एड ऑन हुई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, किसकी रिकमेंडेशन पे हुई, स्वर्ण सिंह कमेटी के, ठीक है। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज एड ऑन हुई थी इनिशियली, 10। क्या उसको अमेंड हुआ है एक आध बार, हाँ एक और बार अमेंड हुए थे 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बना दिए। तो आप लोगों को देखो कैसे रिवाइज करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कितनी है, सबसे पहले क्या इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, तो ये हुआ मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd के थ्रू ही एड ऑन हुई, किसकी रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह कमेटी की। उसके अलावा कितनी थी इनिशियली, 10, उसके बाद एक एड ऑन हुई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 11, ठीक है। अब पहले रिवाइज करो कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो सबसे पहले मैं इनिशियली रिवाइज करा देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोग लिख रहे हैं। तो आप लोग एक बार अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को खोल के देखो, ठीक है। कितनी है, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ए से क्या करोगे, अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब बी में क्या है, बापू, मैंने याद कर रखा है बापू की जो हमें कुछ चेरिश करनी है हमें, क्या जो फिलोसफीज उन्होंने बताई थी या आइडियाज उन्होंने, बापू के आइडियल्स, ठीक है। सी, हम अपनी कंट्री को इंटीग्रिटी कर, जो कंट्री की इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो सी को मैंने कर लिया था कंट्री से रिलेट, कंट्री की इंटीग्रिटी। डी से डिफेंड करेंगे हम लोग अपने नेशन को, डिफेंड नेशन, नेशनल सर्विसेज जो देनी है, ठीक है। ई से क्या है, प्रमोट इंटीग्रिटी, है ना। एक मैंने करा था ई को इगलिटेरियन सोसाइटी, इगलिटेरियन मतलब जहां इक्वल सोसाइटी होती है, तो ई को हम कर सकते हैं जो ब्रदरहुड बनाना है, ईगल के साथ हमें ब्रदरहुड बनाना है, इस तरीके से आप लोग याद करने की कोशिश कर सकते हो। एफ क्या है, एफ से फोर्थ, सीधा सीधा जो रिच हेरिटेज कल्चर है हमारा, हम लोग कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो सिक्स्थ हमारा हो गया कल्चर से रिलेटेड। अब सेवेंथ क्या है, जी,
तो जी से मैंने कैसे याद कर रखा था, गंगा जी है ना, तो मैं अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करूंगा, गंगा मैया जैसे, तो गंगा रिवर है, तो मैं अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करूंगा। तो ये कौन सी होगी मेरी जी वाली। अब मैं एट्थ की बात करूंगा, एच, एच से मैंने कर रखा था हाईटेक। हाईटेक से क्या रिलेट कर लूंगा मैं, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, साइंटिफिक टेम्पर है ना। आई, प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी है ना, ये तो मैंने डायरेक्ट याद कर रखा था यार, इसके लिए कोई न्यूमोनिक नहीं बना पाया, प्रॉपर्टी। जे, ज्वाइन हो जाओ सारे है ना, सारे ज्वाइंटली कंप्लीट, मतलब एक तरीके से यूनिट वाली जो एक्सीलेंस है उसकी तरफ जाएंगे हम लोग है ना। कलेक्टिव एक्टिविटीज करनी है, कलेक्टिव एक्सीलेंस। और जो के है हमारा वो नॉलेज से रिलेटेड था, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इस तरीके से हम लोग 10 की 10 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को डिवाइड कर सकते हैं। तो अब आप लोग देखो कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको बता रखी है और कौन सी नहीं। एक मिनट, ठीक है। राइट टू पे टैक्स मैंने बोला है कि बात नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, तो पहला मतलब सेकंड ऑप्शन कट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कट होते ही आपके पास आंसर आ गया। तो डिफेंड द कंट्री मैंने बोला, रिच हेरिटेज को हमने बचाना है, और सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी फंडामेंटल राइट्स, वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मैंने आपको एक वीडियो में रिवाइज करा दी है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज से, एक बार आप लोग भी फंडामेंटल ड्यूटीज को देख लेना। अब देखो आ गया ना, एच से मैंने क्या बताया कि हाईटेक, मतलब दिमाग को थोड़ा सा क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, तो सी का मैं किससे मिलाऊंगा, सी का ए। अब सी का ए मिलाते ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फोस्टर इंटरनेशनल लॉज, ये तो आर्टिकल, और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, देखो मैंने अभी आपको बताया था, मेरे को बताना आप लोग कौन सी डीपीएसपी है, 50, ठीक है। और फोस्टर इंटरनेशनल लॉज, ये हो गया कमीशन ऑफ द क्रिएचर, तो जी से गंगा जी क्रिएचर वाला, और इंटरनेशनल लॉज हमारा हो गया सेकंड, ठीक है, 51C। आ जाओ दोबारा, which of the following statement regarding the fundamental duties are contained in the constitution of India, इनमें से कौन से फीचर्स होते हैं, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इन्फोर्सेबल है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन्फोर्सेबल, तो सबसे पहले नहीं। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज सबके ऊपर लाई करती हैं, एवरी इंडिविजुअल, नहीं। तो ये किसके ऊपर करती हैं, इंडियन सिटीजन के ऊपर, इंडियन सिटीजन। आप उन्हीं से बोल सकते हो कि यार हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करो, ऐसा थोड़ी कि कोई अमेरिका से आया कि भाई नहीं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे यहाँ गंगा जी मैया को आप लोग बचाओ, या आप उनसे थोड़ी एक्सपेक्ट करोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉरेनर्स को इससे बाहर रखते हैं, ठीक है। क्या रिट ज्यूरिडिक्शन के थ्रू आ सकते हैं, रिट ज्यूरिडिक्शन के थ्रू ओनली क्या होती है हमारी फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड, ओनली फंडामेंटल राइट्स। तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, पहला ऑप्शन कैंसिल होते ही ये दोनों बाहर। अभी बचा दे आर एप्लीकेबल ओनली ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या मतलब, इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब दे आर फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स अडॉप्शन, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एड ऑन की थी, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन पे, सोर्सिंग कमेटी की पे, सोर्सिंग कमेटी। और क्या इसको अमेंड किया हुआ है, एक बार अमेंड किया कर रखा है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो जिससे हमने एजुकेशन वाली फंडामेंटल मतलब के 51 के हमने एड ऑन कर रखी थी। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी हमारे ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसे ही देखो आराम से बैठे रहो, 50 क्वेश्चन में ना आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, आपको लगेगा कि यार कितना पढ़ लिया अब हम लोगों ने, है ना। बस आप लोग रुके रहना लास्ट तक, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो लास्ट तक टिका रहेगा उसके लिए हो जाएगा काम। अब देखो बहुत, मैंने इसीलिए बोला कि आप लोग एक एक लाइन को पढ़ो फंडामेंटल ड्यूटीज की, जाके जितनी भी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है ना उनको जाके एक बार रिवाइज कर लो। रिवाइज करने से क्या होगा कि भैया वो जो लाइन है ना वो कैसे चेंज करता है यूपीएससी, आप लोग देखोगे। क्या मैंने एक भी बार बोला कि मिलिट्री सर्विसेज देनी पड़ेंगी, तो ये पहले तो ये हटना चाहिए, मिलिट्री सर्विस नहीं है, ठीक है। डिफेंड करना है हमें अपने नेशन को, बट नॉट अ मिलिट्री सर्विस, है ना। तो पहला ऑप्शन नंबर डी काटा मैंने, तो अब ये दो बचे हैं मेरे पास।
क्या नेशनल सॉन्ग की एक भी बार बात हुई? ए वाला जो ऑप्शन था ना उसमें नेशनल एंथम जो 51A है उसके अंदर हमने दो चीजों की बात कर रखी है, नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग। ठीक है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन भी गलत है। तो अब ये दो बचे आंसर हमारा। डेरोगेटरी अगेंस्ट वुमेन प्रैक्टिस, उस चीज को हटाना है, वो अबव वायलेंस मैंने बताया था। तो हमारे दो ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट में पानी पी रहा था बस। आप लोग शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं दोबारा। ठीक है, अब आगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर रिवाइज करेंगे कि क्या इसे प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को प्राइवेट मेंबर से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या इसमें इनिशियली प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए? प्रेसिडेंट अप्रूवल, तो इसमें प्रेसिडेंट अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक है, क्या इसको ज्वाइंट सिटिंग से पास किया जा सकता है? तो आप लोगों को रिवाइज करना है कि नहीं, ज्वाइंट सिटिंग से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जैसे अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है और राज्यसभा में, तो पहले उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा से भी पास होना पड़ेगा और फिर उसके बाद जाके राज्यसभा से। ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट बोल दे कि इसमें मैं ज्वाइंट सिटिंग को बुला लूंगा। ज्वाइंट सिटिंग इज नॉट अलाउड इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब दोबारा से हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। द बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियरली मैंने बता दिया कि हमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, पहला ऑप्शन कैंसिल होते ही आपके पास आंसर होगा। फिर भी हम लोग तीन ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज रिप्रेजेंटेड इन द प्रेसिडेंट, इट इज ऑब्लिगेटरी टू, हाँ इसमें मैं भी ये एड ऑन कर देता हूं कि मान लो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, सीएए को पास कर दिया विद स्पेशल मेजोरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आप विद स्पेशल मेजोरिटी ही पास कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने पास कर दिया उसके बाद अगर वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए गया है तो इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव असेंट। अब आप लोग ये बताओगे कि ये चीज कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुई थी कि प्रेसिडेंट को असेंट देना ही देना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो सेकंड हमारा सही है। द कॉन्स्टिट्यूशनल बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड द राज्यसभा, बाय द स्पेशल मेजोरिटी। देयर इज अ नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। मैंने अभी बताया ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी और स्पेशल मेजोरिटी से भी पास करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोबारा आ जाओ, अब कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज गवर्न बाय द आर्टिकल 368। ये तो ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग कैन बी रिस्टोर्ड फॉर द पासिंग द बिल। देखो क्लियरली आ गया कि ज्वाइंट सिटिंग तो हम बुला ही नहीं सकते हैं सीएए के लिए, ज्वाइंट सिटिंग नहीं आ सकती। ठीक है, अब एक और बात, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग तीन तरीके से अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट तीन तरीके से हो सकता है। पहला बाय सिंपल मेजोरिटी, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी बाय बोथ द हाउसेस, और तीसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी बाय बोथ हाउसेस विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है ना। ये तीन तरीके की होती हैं। जो स्पेशल मेजोरिटी, जो सिंपल मेजोरिटी से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है उसको हम लोग आर्टिकल 368 के अंदर कंसीडर नहीं करते। इस चीज को आप लोग ध्यान रखोगे। अब ये और इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं आप लोग मुझे बताओगे कि ये किस में आता है। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इनको आप लोग अपना होमवर्क की तरह सॉल्व करना। अबॉलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, abolition and creation of state legislative council, state
लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये स्पेशल मेजोरिटी से होगा, सिंपल मेजोरिटी उससे होगा या ऐसे होगा, ठीक है। और दूसरा अल्टरकेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट, ये कौन से किससे होगा, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज विद हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर का अप्रूवल, है ना। और एक और देता हूं, फंडामेंटल राइट्स को आप कैसे अमेंड कर सकते हो, और डीपीएसपी को कैसे अमेंड कर सकते हो, ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट को, जो हमारी जो स्टेट जो 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दे रखी है, अगर उनमें अमेंडमेंट करना है तो कौन से अमेंडमेंट, कौन से तरीके से हम लोग उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट द बिल, है ना। इस चीज को ध्यान रखना कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड वाला, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इनिशिएट नहीं कर सकता। हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब लोकसभा और राज्यसभा ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इनिशिएट करेंगे। द प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। सीधी बात है कि प्रेसिडेंट का पहले अप्रूवल हमें नहीं चाहिए, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें एक गलत था, वो था बी, और बी इसलिए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा था नॉट करेक्ट। आ जाओ।